नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कानपुर दौरा रहने वाला है। रक्षा मंत्री के पहुंचने से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं हरिहर धाम इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस, पीएसी, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए, तो वहीं जाजमाऊ और गंगापुल कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम भाजपा नेता भी इस मौके पर हरिहर धाम पहुंचे हैं और इसी के साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा होने वाला है। बता दें, तमाम भाजपा कर्ता भी यहां पर शामिल होंगे और इसी के साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर का दौरा करने पहुंचेंगे, जिसके साथ ही रक्षा मंत्री के पहुंचने से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट मोड पर हैं वहां पर पुलिस के जवान और इसके साथ ही हरिहर धाम इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं और लगातार कड़ी निगरानी के बीच चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जाजमाऊ गंगापुल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और तमाम भाजपा नेता भी पहुंचेंगे हरिहर धाम। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कानपुर का दौरा करने पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और इसी को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री के पहुंचने से पहले ही यह अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी हुई है। और इसी बीच बता दें कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान हरिहर धाम पहुंचे हैं। और इसी के साथ ही गोरखपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी खोराबार पहुंच गए हैं। तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और सांसद रवि किशन कार्यक्रम में मौजूद रहे। एमएलए फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। और इसी के साथ ही बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक लोकार्पण किया है। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खोराबार पहुंचे हैं। इस दौरान तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी पर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही विपक्ष के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। ऐसे में हाल ही में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की पार्टी में वापसी हो गई है। अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिजीत आज शाम 4 बजे टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और ऐसी अटकलें हैं कि टीएमसी अभिजीत मुखर्जी को जहांगीरपुर विधानसभा सीट की पेशकश करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में अभिजीत बनर्जी ने फर्जी वैक्सीन कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन भी किया था। ऐसे में अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर लिखा था कि किसी व्यक्ति विशेष की गलत हरकत के लिए पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर मुकुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या से जुड़े मामलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये बड़ी बात है। और यहां पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले में ममता से जवाब मांगा था।
और इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से जुड़ी इस खबर का, जो बताते हैं कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी सामने आई है। लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस दौरान पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापा मारा गया। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग का ये छापेमारी कार्यक्रम किया गया है और इस दौरान छापेमारी अभियान के दौरान करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा में भी छापेमारी की गई, तो वहीं गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली में भी छापेमारी की गई। साथ साथ सीतापुर, इटावा और आगरा में भी ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 190 जगह पर सीबीआई की छापेमारी की गई है, सामने आई है ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली में सीबीआई की छापेमारी सामने आई है। सीतापुर, इटावा, आगरा में भी छापेमारी की गई है। साथ ही बताते चलें कि लखनऊ में रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीएसई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लखनऊ समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई ने छापेमारी की है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई अहम जिलों में भी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग का ये छापा देखने को मिला है, जहां करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। साथ साथ गाजियाबाद में भी छापेमारी की गई। गाजियाबाद समेत बुलंदशहर, रायबरेली में भी छापेमारी की गई। और इसी बीच आपको बता दें, कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे ठीक होने पर भी लोग नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं और कोरोना से उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं अब मुंबई में एवेस्कुलर नार्कोसिस यानी कि ब्रेन डेथ के 3 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों को आशंका है कि अगले कुछ महीनों में एवीएन के और मामले भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में वेस्कुलर नार्कोसिस बीमारी में हड्डियां गलने लगती हैं। ऐसा बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाने के कारण होता है। और एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के माहिम स्थित हिंदुजा अस्पताल में 3 युवाओं का इलाज किया गया है। इनकी उम्र 40 साल से कम है और कोरोना के इलाज के 2 महीने बाद इनमें ये बीमारी सामने आई है। हिंदुजा अस्पताल महिम के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार इन रोगियों ने अपने फीमर बोन में दर्द हुआ और क्योंकि ये तीनों ही डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने लक्षणों को पहचाना और तुरंत ही इलाज के लिए पहुंच गए। ऐसे में एवीएन और ब्लैक फंगस के बीच कॉमन फैक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल बताया जा रहा है। कोविड-19 मरीजों के इलाज में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे, जहां भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश किया जाएगा, ताकि वो अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। बता दें कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा समेत करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। ये जानकारी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा था कि भारत सॉफ्टवेयर को निःशुल्क साझा करने के लिए तैयार है। शर्मा ने यह भी बताया आगे कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मंच का ओपन सोर्स संस्करण तैयार किया जाए और जो भी देश इसे चाहते हैं उन्हें निःशुल्क दिया जाए। एनएचए ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यह घोषणा करते हुए हम बेहद खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचार साझा करेंगे और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को कोविन की पेशकश करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से बचाव के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी और आपको बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
आज यानी 5 जुलाई को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को मामले के जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए तीसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। देशमुख से दक्षिण मुंबई के केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान सोमवार को दर्ज कराने के लिए कहा गया। उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी समन जारी कर 6 जुलाई को बुलाया गया है। ऐसे में ईडी ने एक अदालती दस्तावेज में आरोप लगाया था कि ऋषिकेश हवाला लेन देन की देखरेख करता है और देशमुख को इससे पहले भी 2 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का हवाला देकर पेश नहीं हुए और उन्होंने ईडी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना बयान दर्ज कराने का आग्रह किया। बताते चले कि अनिल देशमुख को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और जबरन वसूली करने वाले गिरोह से जोड़कर धन शोधन के एक मामले में संबंध में ईडी के सम्मन जारी कर दिया गया है। देशमुख ने इन आरोपों के कारण ही अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान ईडी ने पिछले महीने मुंबई और नागपुर में देशमुख और उनके सहयोगियों और अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे, जिसके बाद निदेशालय ने पहला समन जारी किया था और बाद में इसके एजेंसी ने उनके 2 सहयोगियों और 2 निजी सचिव संजीव पलाड़े और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं आपको बता दें कि 6 जुलाई तक ये दोनों ही ईडी की हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण 9,336 नए मामले सामने आए हैं, जहां पर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद 3,378 लोग रिकवर भी किए जा चुके हैं। इस संक्रमण की वजह से 123 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बीएमसी ने बताया कि धारावी में कोरोना का कोई नया मामला रविवार को दर्ज नहीं किया गया है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती वाले इलाके धारावी में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या मौजूदा समय में 22 तक पहुंच गई है, जबकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,23,225 है। वहीं इलाज के बाद अब तक 58,48,693 लोग रिकवर भी कर चुके हैं और इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 1,23,030 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार को कोरोना वायरस के 548 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में शहर में इलाज के बाद 704 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इसी बीच 24 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई और यहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 8,114 पहुंच गई है। हालांकि अब तक इलाज के बाद 6,98,696 लोग रिकवर भी कर चुके हैं और कुल 15,544 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के अंदर और बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। किसान संगठनों का जत्था अब मॉनसून सत्र के दौरान रोजाना संसद के नजदीक प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही किसान मोर्चा विपक्षी दलों को लेकर चिट्ठी लिखकर संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने की मांग भी करेगा। बताते चले कि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 17 जुलाई को मोर्चा की तरफ से विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र लिखा जाएगा, जिसके जरिए विपक्षी सांसदों से मांग की जाएगी कि संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर राजेवाल ने भी बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि 22 जुलाई से मॉनसून सत्र के समापन तक हर रोज संसद भवन के करीब कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता दीप खत्री ने ये जानकारी दी कि संसद के पास प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हर दिन एक संगठन के 5 लोग यानी करीब 500 किसान बस में बैठकर जाएंगे और यह सिलसिला सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगा।
इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ भी संयुक्त किसान मोर्चा ने 8 जुलाई को प्रदर्शन करने की बात कही है। बता दें, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किसान संगठन सड़क किनारे प्रदर्शन करेंगे। और इसी बीच दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिला है। इसको लेकर प्रशासन का रवैया काफी सख्त नजर आया। प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, लगातार प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरत रहा है और ऐसे में दिल्ली के शहादरा जिले के तहत आने वाली गांधीनगर मार्केट में 12 दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। इलाके के एसडीएम ने 12 दुकानों के मालिकों को दुकानों से 4 से 12 जुलाई तक दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दुकान में कोरोना को देखते हुए एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करने के चलते की गई। आपको बता दें कि गांधीनगर मार्केट दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ों का एक मार्केट है और यहां से पूरे भारत के कपड़ों का कारोबार चलता है। लंबे लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस मार्केट को खोलने की इजाजत भी दे दी गई। ऐसे में अनलॉक के बाद यहां कारोबार तो शुरू हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से प्रशासन काफी सख्त रवैये अपनाए हुए था और ऐसे में बाजार पर कार्रवाई की गई है। इसलिए बाजार में भीड़ बढ़ने और कोरोना की अनदेखी पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई के मामले सामने भी आने लगे। बीते दिनों ही दिल्ली के लक्ष्मी नगर समेत 5 अन्य बाजारों को भीड़ बढ़ने और कोरोना के नियमों का पालन न करने की वजह से बंद करवा दिया गया था। हालांकि एसोसिएशन और प्रशासन की बातचीत के बाद 3 दिन में इसे खोलने की इजाजत भी मिल गई। दरअसल एसोसिएशन के प्रशासन को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का आश्वासन दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना के साथ कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता। दरअसल फडणवीस से पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ एक बार फिर से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या 2 पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है, तो इसमें फडणवीस ने कहा कि स्थिति के आधार पर उचित निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी हालिया बैठक और बीजेपी और शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी और शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि मतभेद है, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय ले लिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। और राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की श्रेणी में ही रखा है। स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक 6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि डीडीएमए की तरफ से जारी किए गए औपचारिक आदेश में कहा गया कि दिल्ली में आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए लेकिन अब स्टेडियम या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से बारिश की संभावना दिखाई दे रही है।
बारिश के अनुमान के बीच दिल्ली में आज गर्मी से राहत मिल सकती है, तो वहीं दिल्ली में आज एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने के अनुमान जताए गए हैं। बता दें कि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक बने रहने की संभावना भी जताई गई और दिल्ली में आज सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौले के कारण दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आज दिन भर में हवा करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और ऐसे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने कहा कि रविवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून में एक बार विराम के बाद फिर से सक्रिय चरण में जाने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वानुमान में मॉडल से मिले संकेत बताते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी और इसी बीच दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है और यहां के लोगों को जला देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। एम राजीवन ने बताया कि दिल्ली समेत बाकी हिस्सों में मानसून के पहुंचने को लेकर ये जानकारी साझा की गई कि 11 जुलाई के आसपास इन राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा और उन्होंने अनुमान भी जताया कि इस महीने देश भर में अच्छी बारिश हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने पहले ही अंदाजा जताया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच प्री मानसून बारिश होगी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से लेकर 10 जुलाई तक मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।